आई थिंक ओके सर, ओके सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। अच्छा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग अभी क्लास शेड्यूल को थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा सजा के करेंगे। जैसे मानो कि ओवरऑल तो ट्रेडिंग ही सीखना है, लेकिन इसमें हम लोग जो ट्यूसडे वाला क्लास है उसमें हम लोग बेसिक स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और बाकी जो 3 दिन है इसमें मैं नॉर्मली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करूंगा। हाँ, कभी कभी अगर मुझे लगता है कि टेक्निकल को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए तो इसमें से कोई एक दिन में टेक्निकल भी अलग से कराऊंगा, ठीक है। बट नॉर्मली क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सिलेबस थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 3 दिन रखने का, टेक्निकल को एक दिन रखने का, तो फिर ऑटोमेटिकली सुविधा होता है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत कुछ बोलना होता है। फ्यूचर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से ऑप्शंस है, फिर ऑप्शंस का स्ट्रेटेजी है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बोलने में टाइम बहुत लग जाता है सब। अच्छा, और यही यही टॉपिक है जो लोग आगे एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, जो लोग एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, एनआईएसएम, ठीक है, सेबी का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है सर, उस एग्जाम के लिए भी यही यही पर्टिकुलर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो नॉलेज है ये एकदम हाई डेप्थ में चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग करना कॉम्पेरेटिवली मतलब स्पॉट मार्केट से ज्यादा पॉपुलर माना गया है। पॉपुलर इसलिए क्योंकि कम पैसा लगता है, ज्यादा जल्दी पैसा कमा सकते हो, सिंपल बात है। ठीक है, नॉर्मल मार्केट में पैसा कमाने में थोड़ा टाइम लगता है और पैसा भी एट ए टाइम हाई कैपिटल चाहिए होता है। स्पॉट मार्केट बोलते हैं उसको, जो हम लोग टेक्निकल क्लास में सीखते हैं। मतलब बेसिकली जिस मार्केट को हम लोग नॉर्मली ट्रैक करते हैं वो स्पॉट मार्केट है, और उसी स्पॉट मार्केट के बेसिस में उसी का फ्यूचर को ट्रैक करने को कहते हैं फ्यूचर या ऑप्शंस। ठीक है, उसी चीज के बेसिस में उसको बोलते हैं अंडरलाइन। माने मेन मार्केट को बोलते हैं अंडरलाइन, और अंडरलाइन के बेसिस में जब किसी चीज का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है तो उसे हम लोग फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस मार्केट के नाम से बोलते हैं। मार्केट अलग अलग लेवल में चलता है। जो प्लेन मार्केट है, मतलब स्पॉट मार्केट है, वो अपने हिसाब से चलता है, वही एक्चुअल मार्केट है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको। जैसे, अच्छा देखो, आपके सामने एनएसी का वेबसाइट मैंने ओपन कर दिया। अब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर वेबसाइट में क्या दिख रहा है, एनएसी आपको कुछ डेटा शो कर रहा है। जिसको कुछ नहीं पता उन्हीं के लिए ज्यादा बोल रहा हूँ सर, और जिन्हें बहुत कुछ पता है उसके लिए रिवीजन है। अच्छा, देखो, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। ये जो भी आप देख रहे हो ना निफ्टी का, ये मैंने एनएसी ओपन किया इसलिए सारा निफ्टी का डेटा दिख। सेंसेक्स आपको यहाँ दिखेगा नहीं। सेंसेक्स नॉर्मली यहाँ पर शो नहीं करता क्योंकि सेंसेक्स बीएसई की वेबसाइट में, ठीक है। और बाकी आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होगा वहां पर बीएसई एनएसई दोनों रहता है। जैसे मान लीजिए अपस्टॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर मैं कोई भी शेयर को बाई या सेल करना चाहूंगा, से फॉर एग्जांपल ये देखो अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, फ्यूचर भी है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर देखो एनएससी भी दिख रहा है, बीएससी भी दिख रहा है, ठीक है। तो सेम शेयर, जैसे आप सवाल कर रहे थे ना पूर्णिमा, कि सर बीएससी में करे एनएससी में करे या फिर क्या बेहतर है क्या नहीं, दोनों ही बेहतर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिकमेंडेड नॉर्मली। हाँ, प्राइस डिफरेंस 3000, ये देखो प्राइस डिफरेंस भी होता है, ये देखो हल्का सा कुछ पैसे में होता है, कभी कभी 1 टका मैंने बहुत है। 3058 इधर हो गया 3057.85, 25 पैसा 30 पैसा का डिफरेंस है। 25 पैसा 30 पैसा का डिफरेंस है, इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। माने एक मार्केट में बाई करके दूसरे मार्केट में बेच सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आगे डेवलप करूंगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत करते हैं ये काम, ठीक है। आर्बिट्रेज फंड भी चलता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का। तो वो चीज धीरे धीरे समझ आएगा कि किस तरह से ये आर्बिट्रेज काम करता है। अब एट ए टाइम सब कुछ बता देंगे, मुश्किल में पड़ जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। तो पॉइंट इज दैट अभी हम लोग सिंपल स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट का डिफरेंस को समझाने के 2 मिनट लगे। जैसे जस्ट अब यहाँ पर एक चीज पे ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर भी है, देखो एफयूटी लिखा है ना। या अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये देखो यहाँ पर जैसे ही आपका डिमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा ना, आपको भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ पर मैं अदानी लिखता हूँ, जैसे मैंने अदानी लिखा, अच्छा अगर मुझे अदानी एंटरप्राइज चाहिए तो मैं यहाँ पर अदानी ईएनडी दिखा।
तो अदानी ईएनटी लिखने के बाद मेरे सामने अदानी रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 और भी है, और भी चेंजेस हो सकता है, बट मेनली आप यहाँ पर मेन चीज ख्याल करिए कि यहाँ पर एक अदानी एंटरप्राइज है जो मेन स्टॉक है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन स्टॉक, ठीक है। लेकिन हम लोग आज ये इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग ये डिसाइड मतलब बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर में अगर ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, या फिर किस तरह से लेते हैं। प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस होते हैं, जो देखो डिफरेंस देखो यहाँ पर 3059, देखो यहाँ साइड में देख पा रहे हैं आप, 3059 चल रहा है करंट मार्केट में, लेकिन इसका फ्यूचर चल रहा है 3070 375 में। इसका करंट मार्केट प्राइस 3059 में है, उसका फ्यूचर प्राइस 3070 73 74 ऐसा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर दाम में इतना फर्क क्यों है? सर दाम में फर्क होता है कैलकुलेशंस के कारण, क्योंकि फ्यूचर का जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आप अभी इतना मैथमेटिशियन बनने का जरूरत आपको नहीं है, आपको ट्रेडर बनना है। और मैथमेटिशियन का जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मैथमेटिकल क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्यों डिफरेंसेस आता है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन इतना समझो कि जिस मार्केट का फ्यूचर पॉजिटिव होते हैं, यानी प्रेजेंट मार्केट पॉजिटिव रहते हैं, उसका फ्यूचर भी पॉजिटिव है, इंसान की तरह ही है सर। ठीक है, इंसान प्रेजेंट लाइफ में पॉजिटिव रहेगा तो उसका फ्यूचर लाइफ भी पॉजिटिव होता है। ऐसे ना बोलते हैं ना, स्टे पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव स्टे काम, ऐसे करते हैं ना लोग, समझाते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स लोग, स्पिरिचुअल लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, यही तो बोलते रहते हैं पॉजिटिव रहो। संदीप महेश्वरी सर क्या करते हैं, पॉजिटिव रहो, ऐसे ऐसे करके बच्चे लोगों को समझाते रहते हैं। हाँ, बच्चा लोग भी हाँ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। विवेक बिंद्रा सर का तो अलग ही लेवल है, उनको छोड़ ही देते हैं सर, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर भी मार्केट का भी कॉन्सेप्ट सेम है, कि अगर प्रेजेंट मार्केट पॉजिटिव है तो फ्यूचर मार्केट भी पॉजिटिव होगा, अगर प्रेजेंट मार्केट नेगेटिव है तो फ्यूचर मार्केट भी नेगेटिव, ठीक है। जैसे अगर आप अपने करियर के बारे में अभी नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर आपका करियर आगे नेगेटिव ही जाए, चांसेस यही है ना। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मानो कोई बंदा किसी क्लास में फेल कर गया, या फिर किसी सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कम आ रहा है, या फिर करियर चूज करने में कंफ्यूजन है, ठीक है, होते हैं सर नॉर्मली, ठीक है, कि क्या करे समझ में नहीं आता, क्या करे या ना करे समझ में नहीं आता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर मोरल डाउन हो जाते हैं। और घर पे भी मोरल डाउन करने के लिए काफी लोग होते हैं, मोरल डाउन करने का लोग घर पे ज्यादा होते हैं बाहर से, बाहर का लोग फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो तुमको कहीं ना कहीं फ्री का ज्ञान देके थोड़ा मोटिवेट कर देगा। लेकिन घर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए पर यही सच्चाई है ना। घर में आसपास में अपना रिलेटिव्स, इवन अपना करीबी लोग ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हाँ तो ये कर रहा है, ऐसा नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है इंसान, खुद ही पागल हो जाए। जो भी हो छोड़ो, ना पॉइंट इज दैट कि सर हम लोग प्रेजेंट मार्केट को ट्रैक करते हुए फ्यूचर मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। अब यही चीज मैं लास्ट क्लास में समझाने का कोशिश किया था कि फ्यूचर मार्केट क्या है। फ्यूचर मार्केट एक्चुअली आज का नहीं है सर, ये फ्यूचर मार्केट चाणक्य के टाइम का है। चाणक्य का है, जानते हो चाणक्य को? हाँ सर, चाणक्य को नहीं जानते? सर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जी, हिस्टोरिकल चाणक्य सर, ठीक है। इतिहास आपका क्या गलती है सर, पढ़ाया कहाँ गया, ठीक है। 7 या 8 की किताब में कहीं पर एक शॉर्ट नोट टीका टीका पढ़ाया जाता था, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह कि चाणक्य के बारे में टीका लिखो। बंदा एग्जाम देने से पहले 4 लाइन पढ़ के जाता था, चाणक्य का टीका आएगा विष्णुगुप्त के बारे में, उसका 2-3 नाम है, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऐसे 3 नाम से वो जाना जाता है। लेकिन ये इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, भारत का बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि चाणक्य कौन थे और क्या है वो। अब इसके साथ फ्यूचर मार्केट का क्या जोर का कनेक्शन है, ये मैं लास्ट क्लास में समझाया था कि आचार्य चाणक्य ही एक ऐसा इंसान है जो, एक्चुअली इसके पहले भी लोग थे, पर चाणक्य के टाइम का प्रूव है, ऐसा नहीं कि भारत का जो कल्चर है या भारत का जो विरासत में हम लोगों को बहुत कुछ मिला है, बट वो हम लोग उसका भरोसा नहीं करते या समझना नहीं चाहते, वो अलग बात। लेकिन चाणक्य का जो इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस है, ठीक है, इवन आप अगर अभी भी लिखोगे ना अर्थशास्त्र बोल के, दुनिया इसी को पढ़ के हमें पढ़ा देता है। तुम अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाओगे, ठीक है, वहां पर चाणक्य पढ़ा रहा है, हम लोग इंडिया में बात करेंगे तो फिर वो लोग बोलेगा कि पागल हो गया है, बैकडेटेड है माथा खराब हो गया है। ये देखो हाँ हाँ, वही तो प्रॉब्लम है, ये देखो अर्थशास्त्र,
ये अर्थशास्त्र आज से 3000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का भी जन्म नहीं हुआ था। 3000 से थोड़ा कम होगा, 2500 साल होगा। 365 बीसी, 320 बीसी, ये देखो 3rd सेंचुरी बीसीई। इस टाइम पे ये अर्थशास्त्र रचा था। अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स रे बाबा, ठीक है, संस्कृत में अर्थशास्त्र कहते हैं। एक्चुअली इसी के अंदर ये फ्यूचर मार्केट के बारे में बताया गया था। और उस टाइम पे मैं लास्ट क्लास में यही चीज समझा रहा था कि किस तरह से फ्यूचर कॉन्सेप्ट को वो डेवलप करता था। कि इसको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया था। मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ वापस से, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे। वो ऐसा कॉन्सेप्ट था, फ्यूचर मार्केट इन द सेंस आजकल भी होता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिसेंटली 2022 में, 21-22 में पार्लियामेंट में बहस चढ़ गया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। मोदी जी ने, मैंने हमारे करंट गवर्नमेंट ने एक बिल लाया था, एग्रीकल्चरल बिल या फार्म बिल। इस फार्म बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन ऑपोजिशन और पंजाब हरियाणा साइड में कुछ लोग, कुछ खालिस्तानी लोग, ठीक है, सब कुछ मिलजुल के गवर्नमेंट को, किसान को इंडिपेंडेंट होने का, मैंने फार्मर्स को इंडिपेंडेंट होने का ये जो पावर है, ये देने में नाकाम, मैंने बेसिकली नाकाम कर दी मोदी जी को। अल्टीमेटली बिल पास हो गया था लेकिन लॉ लाने नहीं दिया। इतना ज्यादा मैंने हड़कंप मचाया, इवन जान भी लेने के लिए रेडी था मोदी जी का। पंजाब टूर जा रहे थे, चारों तरफ से बोमाबारी चारों तरफ से कर रहा था, फिर लास्ट में कैंसिल करना पड़ा। बहुत मुश्किल से पहुंचा पंजाब। तो पंजाब बहुत खतरा होता है मोदी जी के लिए, पता नहीं क्या है वहां पर, क्या करते हैं लोग। बट प्रॉब्लम जो हुआ था, अब हरियाणा बॉर्डर में तो सर 1 साल से वो लोग चक्का जाम करके रखा था तो ताकि बिल पास नहीं हो। अब इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों इतना हो रहा है, किसको इतना जलन हो रहा है, ये भी तो एक देखने वाला बात है। इतना जलन क्यों? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो चाणक्य आज से 2500 साल पहले करता था। जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध के टाइम का बात है। गौतम बुद्ध का उस टाइम पे शायद जन्म हुआ था, ऐसा टाइम का बात है। चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत को एक अखंड भारत में जोड़ा था। भारत का अगर मैप देखोगे, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक और इधर साउथ से लेके कश्मीर तक, पूरा इतना बड़ा भारत था। उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था, जो फ्यूचर मार्केट का ही कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप आज के मार्केट में समझ पाते हो तो आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हो। सुनने में लग रहा है कोई इतिहास का क्लास चल रहा है, पर इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है सर। हम लोग इतिहास को इग्नोर करते हैं, रटते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम को पास करने के, लेकिन इतिहास से ही तो इंसान सीखते हैं। इंसान अपने गलती से सीखते हैं कि नहीं सीखते? अपनी गलती से सीखते हैं। इंसान अपने पुराने प्राइड से सीखते हैं। अगर मेरा दादाजी कुछ अच्छा काम करके गया है तो मैं भी अपने दादाजी की तरह बनना चाहता हूँ, ये सर नो, है ना? अगर मेरे फैमिली में कोई हिस्टोरिकली कुछ गलत किया है तो मैं चाहता हूँ कि वो गलती मैं ना करूँ। अगर मैं कुछ गलती करूँ, मैं क्या चाहूंगा मेरा बच्चा ना करे, है ना? इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, अच्छे से हमें प्राउड देते हैं, इंस्पायर करते हैं, और बुराई से हमें गलती सुधारने का मौका देता है। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चाणक्य उस टाइम पे यही चीज समझाने का कोशिश किया था, समझाने का नहीं, बकायदा करता था। क्या करता था? मैं लास्ट दिन यही चीज समझा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ जाओगे ना तो फ्यूचर मार्केट समझ जाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है सर, होता नहीं है ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मानो एक किसान है, ठीक है। ये किसान के सामने दो बंदा कंपनी की तरफ से आया है। जैसे मानो आलू बना रहा है, ठीक है। क्या क्या उगा रहा है सर? मानो पोटैटो उगा रहा है। अब ये आलू उगा के क्या करेगा? ये आलू उगा के नॉर्मली मार्केट में बेचेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली आ जाते हैं, कंपनी डायरेक्टली आ जाते हैं। डायरेक्टली आके फार्मर्स को बोलते हैं कि आप पूरा आलू मेरे को दे दो, ठीक है। अब कंपनी, इसमें आलू वाले का कुछ कॉन्सेप्ट क्या काम करता है मैं समझाता हूँ आपको। कुछ इस तरह का काम होता है, मानो ये फार्मर है, ठीक है, ये बंदा है। अब ये फार्मर सोच रहे हैं कि भाई आलू बनेगा, 3 महीना टाइम लगता है। अब 3 महीना बाद जब आलू बनेगा, फिर उसका जो दाम मिलेगा मार्केट में, अगर बहुत अच्छा मार्केट रहा तो दाम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट खराब हो जाता है या फिर किसी कारण से बारिश ठीक ठाक से नहीं होता है, ठीक है, वेदर खराब रहता है, तो आलू में बहुत मुश्किल भी हो जाते हैं। आलू में क्या होता है, रोग हो जाता है। एक रोग होता है नाभी धसा होता है, फंगस, उसको नाभी धसा रोग बोलते हैं आलू। तो उसमें फार्मर को बहुत लॉस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई कंपनी आके फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं ना, तो फार्मर को एक सुविधा है, उसका ना रिस्क कंट्रोल हो जाता है। मानो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये मानो 1 बीघा जमीन है, एग्जांपल ले रहा हूँ।
ऐसे तो ये आलू का खेती नहीं लग रहा है मुझे, मुझे ये करेला का खेती लग रहा है। करेला है या फिर परवल है। मुझे ये जो खेती दिख रहा है ना, ये मुझे जितना नॉलेज है मैं उसमें बता रहा हूँ, या तो परवल है ये या तो करेला है। ठीक है, आई थिंक, ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं कि ये आलू है। ठीक है, अब ये पोटैटो, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पोटैटो से लिया। अब पोटैटो आप खेती कर रहे हो और लेस कंपनी आपके पास आ रहा है, ये लेस का बंदा है। ठीक है, ये लेस का बंदा। अब लेस का बंदा आके बोलता है कि भाई आपके जितना आलू बनेगा जमीन में वो सारा आलू हमको चाहिए। ठीक है, और वो 3 महीने पहले से तुमको एक दाम देना चाहता है। तो आलू वाला बोल रहा है कि भाई मेरे को तो मार्केट में, मैं केजी में समझाता हूँ, समझने में आसानी होगा। मानो कि मार्केट में आपको बेचने के टाइम पे 20 टका केजी मिल जाता है, 18 रुपीज पर केजी दूंगा। अब आलू वाला बोलेगा भाई मार्केट से तो कम कम दे रहे हो। लेकिन एक डाउट है। डाउट क्या है? ये जो फार्मर है, ये 20 टका केजी का आलू बेच सकता है फ्यूचर में। कब कब बेच सकता है? 3 मंथ्स लेटर, 3 महीने बाद। पॉइंट भी नोटेड। 3 महीने बाद ये 20 टका केजी बेच सकता है, अगर सब कुछ सही तरह से चला तो। मैक्स टू मैक्स 20 टका केजी अच्छा है। देखो सर, हम लोग मार्केट में जाते हैं 30 टका में लेके आते हैं ना, तो फार्मर का इसीलिए मैंने 20 माना। बात समझ में आ रहा है ना? तो 20 रुपीज पर केजी फार्मर मैक्सिमम ले सकता है मार्केट में सेल करके, अगर बाकी सब कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, किसी भी तरह का वायरस जो आलू में लगता है, ये सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक चीज नेगेटिव रहा, शायद फार्मर को 20 भी ना मिले, 18 भी ना मिले। मे भी हो सकता है कि फार्मर को हार्डली 15 रुपीज मिल रहा हो सकता है उसको हार्डली 15 रुपीज मिल रहा हो। और अगर उसको 15 रुपीज मिल जाता है तो बेसिकली ये लॉस है। हम्म। या तो लॉस है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी इतना मेहनत जो ये फार्मर, किसान का हाथ देख के ही समझ में आ रहा है कितना मेहनत करते हैं तब वो किसान होता है। सारा दिन धूप में पड़ा रहता है ना? तो 15 टका हार्डली उसको मिलेगा, माने किसी तरह से बिक गया, ऐसा हालत है। लेकिन अगर पर केजी में 3 टका कंपनी पहले से उसको दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इससे उसका क्या सुविधा हुआ? वो पहले से एक एक प्री फिक्स प्रॉफिट में वो डील कर। इससे सुविधा ये है कि कोई भी एडवर्स कंडीशन, कोई भी नेगेटिव या एडवर्स कंडीशन जो उसके खिलाफ जा सकता है, उससे वो अपने आप को बचा सकता है। कौन? ये? नहीं सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर मैंने जो कंपनी है, ये क्योंकि ये बड़े लेवल में होते हैं, ये इनको अगर काम करना है तो फार्मर के साथ ही तो जिंदगी भर काम करना। तो अगर फार्मर को ये बहुत ज्यादा मुश्किल में अगर डालेगा ना, तो एक फार्मर के साथ गलत करेगा कभी भी, तो नेक्स्ट टाइम से हर एक फार्मर उसके अगेंस्ट में चला जाए। इसलिए ये ना एक मिनिमम प्राइस देने का हमेशा कोशिश करे। आलू खराब होने से थोड़ा एडजस्टमेंट बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये जो मिनिमम सपोर्ट का गारंटी ये लोग दे देता है ना, यानी मिनिमम सपोर्ट इन द सेंस, नॉर्मली आज के रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट बेस प्राइस, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। लेकिन जब ये बात ओपन मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से होगा, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिमांड सप्लाई सिचुएशंस कंट्रोल हो जाता है, और मार्केट में क्या दाम होगा वो ओपन मार्केट में डिसाइड हो जाता है। गवर्नमेंट बीच में नहीं आए, इसको ओपन रहने दो। हाँ, हो सकता है, देखो आलू अगर खराब होगा तो फार्मर को ही फायदा है, क्योंकि वो तो 18 रुपए में डील किया ना। लेस कंपनी का फायदा क्या है? लेस का फायदा है कि अगर फ्यूचर में मानो कि वो 3 महीना बाद अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है, शायद वही आलू उसको 22 टका में खरीदना था। लेकिन जो आलू उसको बाद में 22 टका में खरीदना पड़ता, वो आलू पहले से वो 18 टका में डील करके रखा है, तो 4 टका केजी में वो सेव कर पा रहा है। इसी तरह से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। इसमें उसको 4 बार, एक आध बार गलत खराब हो सकता है, कोई डील बेकार जा सकता है, पर 3 बार तो उसका फायदा ही होता है ज्यादातर केस में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से काम करता है, इसमें दोनों साइड का फायदा होता है। और चाणक्य यही चीज उस जमाने में अपने किंग के लिए करता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, सम्राट अशोका के टाइम पे, सम्राट अशोका का पापा बिंदुसार उसके टाइम पे क्या करता था, माने वो मगध एरिया में किंग थे, माने सलाहकार थे। तो मगध में अगर खेती अच्छा होता था, तो मगध का जो फार्मर्स थे उनसे इस तरह से सस्ता में ले लेता था। इससे जो फार्मर्स है उनको भी एक सिक्योरिटी मिल जाता था कि भाई हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा, मिनिमम दाम तो हमें मिलेगा। हाँ, हाई प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, बट एक मिनिमम दाम मिलेगा, लेकिन एडवर्स कंडीशंस भी बच सकते हैं। आज भी देखो ना, हमारे देश में फार्मर आज भी
एडवर्स कंडीशन अगर थोड़ा होता है तो मर जाता है, फिर सरकार को लोन देना पड़ता है, फिर उनको उस लोन का सब्सिडी भरना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट अगर उनको छोड़ देता है तभी जाके वो बच पाता है, नहीं तो सुसाइड करके मरता है। खबर नहीं आता सब फार्मर सुसाइड का? एक्सेप्ट पंजाब हरियाणा छोड़ के बाकी मैक्सिमम जगह में फार्मर ऐसे ही हालत में। तो रिसेंट जो फार्म बिल आ रहा था वो एक्चुअली इसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को दिमाग में रखते हुए कर रहा था। वही बोलने का कोशिश कर रहा था गवर्नमेंट कि मार्केट को ओपन होने दो, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ह्यूज डिमांड है। अगर गवर्नमेंट हर चीज में इंटरफेयर करेगा तो ये लोग फल फूल नहीं पाए। एक फार्मर को भी एक बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ने दो। और न्यू जनरेशन आ रहा है सर, है ना, जो पुराने जनरेशन से उसका बच्चा लोग भी आ गए हैं, उन्हें भी इसके बारे में समझ आएगा। जरूरत पड़ने से एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बना के जगह जगह में लोगों को एडुकेट किया जाएगा। लेकिन सरकार ना, पॉलिटिशियंस बदमाश होते हैं, जानबूझ के ये सब होने नहीं देता। लोकल पॉलिटिशियंस क्यों? क्योंकि ये लोग ना वो चाल डाल करके राजनीति करेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लोगों को बोलेगा भाई तुम लोगों को काम नहीं करना है, बैठे बैठे चावल मिलेगा, बैठे बैठे दाल मिलेगा, बैठे बैठे आटा मिलेगा। ये जो बैठे बैठे लोगों को फ्री बाई करना है ना, इसमें क्या है ना, ये लोकल पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, लोकल पॉलिटिशियंस मैंने लोकल सीएम ज्यादातर केस में, ये लोगों को फ्री दे दे के वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनाना चाहता है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि ये फार्मर्स अपने पैरों में खड़ा हो जाए सरकार के बिना। ठीक है, सरकार के बिना ये लोग अपने आप को, जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन देखते हैं अपने आप को, गवर्नमेंट कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल बिजनेसमैन का? हाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसी इंपैक्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर सारा दिन थोड़ी ना तरस खाना है कि गवर्नमेंट तुम कुछ करो तो मेरा चलेगा, तुम कुछ करो तो मेरा चलेगा। लेकिन फार्मर को हमेशा हाथ जोड़ना पड़ता है, सरकार तुम कुछ करो तो मेरा चलेगा। ये चीज हट जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं सर, और इंटरनेशनली बहुत हाई डिमांड है चीजों का, लेकिन इनको ये सब चीजों से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और यही चीज, ये तो एक ओवरऑल में इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बात की। अब मैं आपको इसी चीज को, अब ज्यादा ये सब में बात करूंगा तो इकोनॉमिक्स का ही चर्चा हो जाएगा। अब मैं इसको स्टॉक मार्केट में लेके आना चाहता हूँ। एक्चुअली लास्ट क्लास में, आज तो मैं फार्मिंग के ऊपर बता दिया, लास्ट क्लास में तो गोल्ड के ऊपर बात किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में बातचीत हुआ था गोल्ड के बारे में। तो क्या बात हुआ था सर, फ्यूचर ट्रेडिंग में, ये देखो सर, इसको बोलते हैं नॉर्मली, जब ये ऑर्गेनाइज नहीं होता तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। दो बंदा डील करते हैं, और डील करके एक दूसरे को क्या सपोर्ट देता है। जैसे मान लो ये डीलर था, एक था एबीसी, याद है सर? हाँ, एबीसी यानी XYZ। ठीक है, ये देखो मैं एक बार जस्ट रिकॉल करा देता हूँ, समझ में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। प्राइस ऑफ गोल्ड, मानो कि गोल्ड डीलर है और एक गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, डीलर माने जो इंटरनेशनली गोल्ड इंडिया में तो उतना होता नहीं है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, और एक है जो इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं, माने जिसका ज्वेलरी का दुकान है। अब ज्वेलर को क्या करना पड़ता है, मार्केट से रॉ गोल्ड खरीद के उसमें डिजाइनिंग करके, बिस्किट्स होते हैं ना, उसको बुलियन कहते हैं, बुलियन कहते हैं, और बुलियन खरीदते हैं, और बुलियन को फिर गला के उसमें डिजाइन बना के वो ज्वेलरी बना के बेचता है। ये नॉर्मली ज्वेलर का काम होता है। लेकिन इसके लिए गोल्ड का जो बिस्किट्स होते हैं, है ना, वो बिस्किट्स इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो जो उसका डील करते हैं उसके साथ इंडिया में जो ज्वेलर है, लाइक पीसी चंद्रा, लाइक एमपी ज्वेलर्स, जितना भी बड़े बड़े नाम है सर ज्वेलरी बिजनेस में, इनके जैसा ही काम था। तो इसमें मैं आपको यही चीज समझाया था कि दो पार्टी है, मानो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉक मार्केट में नहीं, दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसी चीज को स्टॉक में आज ही कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो एबीसी ज्वेलर्स क्या कर रहा था, गोल्ड खरीद रहा था 2450 पर ग्राम से। मैंने बेसिकली इसका सिनेरियो कुछ और था, बाई गोल्ड फ्रॉम XYZ गोल्ड डीलर 2450 पर ग्राम। और फाइनेंशियल इंपैक्ट ये हुआ था, नहीं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था सर, ये वाला 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर ऑफ 2024 में या 2023 में या 2014 दिया है, एबीसी एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद XYZ टू बाई 15 kg ऑफ गोल्ड। माने ज्वेलर जो है वो 15 kg गोल्ड का ऑर्डर देगा, किसको? डीलर को, जो इंपोर्ट करके लाएगा। गोल्ड का प्योरिटी दे रहा है सर 999 बोल के, मैंने 999 गोल्ड का एक प्योरिटी होता है कैरेट में, 999 प्योर। 3 मंथ टाइम फ्रेम, कितना दिन का टाइम फ्रेम है? 3 महीने का टाइम फ्रेम। 9 दिसंबर को डील हो रहा है, और ये डील कंप्लीट कब होगा? 9 मार्च को होगा। एक्चुअली ये जो चीज है, ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में भी होता है। ये देखो, स्टॉक मार्केट में, ये एनएससी के साइड में, मैं यहाँ पर कहाँ जाऊंगा सर, ये तो नॉर्मल मार्केट था, मैं डेरिवेटिव में क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डेरिवेटिव में क्लिक किया, डेरिवेटिव में देखो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, देखो
निफ्टी 50 फ्यूचर, निफ्टी बैंक फ्यूचर, सबका फ्यूचर बता रहा है आपको, ठीक है। नीचे ऑप्शंस है, अभी फ्यूचर समझो, बाद में ऑप्शन समझाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी 50 फ्यूचर में क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर मेरे सामने निफ्टी फ्यूचर का 3 डेट दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है सर? 3 डेट देखो। पहला डेट क्या है? 25 जनवरी। सेकेंड डेट क्या है? 29 फेब। थर्ड डेट क्या है? 28 मार्च, ठीक है। ये डेट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो कितना दिन का रहेगा। जैसे फार्मर के साथ भी लेस कंपनी का एक टाइमिंग पीरियड होगा ना, कि इतने दिन के अंदर उनको चाहिए। जैसे ये गोल्ड डीलर के साथ जैसे डील होगा, वो भी तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होगा ना, कि भाई मैं 9 दिसंबर को तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ, 9 मार्च के अंदर मुझे गोल्ड चाहिए। सिमिलरली तुम यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आएगा, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहेगा, एक्सपायरी डेट बोलते हैं इसको। इस डेट के अंदर स्टॉक में जो भी मूवमेंट होगा उसके हिसाब से बाय प्रॉफिट एंड लॉस बुक हो। सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट से हटके आपको कुछ दूसरे बात समझा रहा हूँ रेगुलर लाइफ का, ताकि आप स्टॉक मार्केट को भी इजीली समझ जाओ। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ये फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट कोई अलग ही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। ये वही चीज है जो नॉर्मल मार्केट में एग्रीकल्चरल सेगमेंट में होते हैं, जो नॉर्मल मार्केट में गोल्ड सेगमेंट में होते हैं, बहुत सारी चीजों में होते हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, नॉर्मल में बहुत होता है। लेकिन इसी चीज को जब स्टॉक मार्केट में बोला जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मैंने कोई टफ चीज होगा, मैंने ऐसा लगता है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे समझ में आएगा। बट मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ कि 3 डेट दिख रहा है यहाँ पर, एक 25 जनवरी का, एक 29 फरवरी का, 28 मार्च का। नॉर्मल स्टॉक मार्केट जो होते हैं वहां पर कोई डेट का मैटर नहीं होता। आप आज खरीद के कल बेचो, आज खरीद के आज बेचो, ठीक है। बट जब भी आप फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस मार्केट में आओगे, आपका एक पर्टिकुलर डेट, उस डेट के अंदर आपको पूरा डील को कंप्लीट करना, उस डेट के अंदर आपको पूरा डील को कंप्लीट करना। अगर उसके अंदर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, ठीक है। अब वही चीज मैं लास्ट वीक गोल्ड डीलर के एग्जांपल में जो समझाया था, मैं उसको फिर से एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए थे उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए सब कुछ। जैसे कहाँ गया भाई, तो यहाँ पर एक 15 kg गोल्ड का डील हो रहा था, 15 kg का, तो 9 दिसंबर को डील हो रहा था। अब डेट को देखो, साल छोड़ो सर, वो कोई भी साल हो सकता है। 9 दिसंबर को डील हो रहा था 15 kg गोल्ड में। डील क्या हो रहा था कि मार्केट में करंट मार्केट प्राइस चल रहा था गोल्ड का 245 पर ग्राम का, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल, 2450, खुद को 2 मिनट के लिए गोल्ड ज्वेलरी समझो, मानो कि ये ज्वेलर है, तुम डीलर हो, ठीक है। अब 2450 टका पर ग्राम चल रहा है, इनको लग रहा है, पूर्णिमा को लग रहा है कि गोल्ड का दाम फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो पूर्णिमा मुझे इतना बताओ कि अगर फ्यूचर में गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, तुमको अगर ऐसा लग रहा है, तुम्हारा इकोनॉमिक सेंस या तुम्हारा दुकानदारी सेंस बता रहा है कि दाम बढ़ेगा, तुम क्या करोगे? इसी रेट में नक्की करोगे या फिर फ्यूचर रेट में करोगे? तो ध्यान से सुनना बात, मेरा क्वेश्चन। तुम एक गोल्ड का ज्वेलर हो, तुम जितना सस्ता में गोल्ड खरीद पाओगे उतना ही तुम ज्यादा प्रॉफिट रख पाओगे क्लाइंट को बेच के, ठीक है। तो 2450 टका अभी पर ग्राम का दाम चल रहा है, और तुम्हारा इकोनॉमिक सेंस या मार्केट सेंस बता रहा है कि फ्यूचर में ये 2450 से ये दाम बढ़ के 2700 टका पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें लगता है, और ये तुम्हारा डीलर है जिनके साथ तुम गोल्ड का डीलिंग करते हो, ठीक है, अपना नंदन जी, ठीक है। अब नंदन जी जो है, ये इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड को इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हैं और आप जैसे ज्वेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है सर। तो मुझे आप बताओ, आप एक गोल्ड ज्वेलर हो तो आप क्या करोगे? 2450 में आज के डेट में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, या फिर जब फ्यूचर में 2700 टका हो जाएगा तब डील करोगे? 2700 में डील करोगे, क्यों सर? ये आपका परचेस, ये तो आपका परचेस प्राइस हो जाएगा। डील करना मैंने क्या, आप 2450 की जगह 2700 में खरीदोगे उनसे? नहीं नहीं, वो डीलर है, आप ज्वेलर हो तो आप उनसे खरीद के मेरे को बेचोगे। मानो कि मैं तुम्हारी दुकान में जाऊंगा, जो मैंने, मानो कि मैं आपके लिए, मेरे को एक चेन बना, ठीक है, ठीक है। तो तुम जितने सस्ते में माल खरीद पाओगे, ठीक है, उतने सस्ते उतने, और तुम मेरे को जब बेचोगे मार्केट प्राइस में बेचोगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये रॉ मटेरियल है ना, तो तुम रॉ मटेरियल सस्ता में ले पाओगे तो कस्टमर से ज्यादा मार्जिन ले पाओगे। तो तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में जो रॉ मटेरियल है उसका दाम बढ़ जाएगा, तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल मैंने गोल्ड का बिस्किट्स, ठीक है।
तो गोल्ड का बिस्किट्स का दाम फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तुम्हें तुम्हें ऐसा भनक लग रहा है, तुम्हारा मार्केट सेंस, ये 2450 से 2700 में चला जाएगा। एग्जैक्टली शेयर में भी होता है ऐसा। जो बात मैं आपको गोल्ड से बता रहा हूँ, शेयर में भी ऐसे ही होते हैं। अभी ऐसा दाम चल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि शेयर का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है शेयर का दाम गिर जाएगा, उसी हिसाब से तुम डील करोगे। ये जो लगने का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक इकोनॉमिक सेंस है, ये एक मार्केट सेंस। ये सेंस रातों रात डेवलप नहीं होता, ये मार्केट में रहते रहते डेवलप होता है। अभी सीख रहे हो, जितना मार्केट में घसते रहोगे अपने आप को, ठीक है, जैसे किसी भी चीज को घसते घसते ही उसमें धार आता है ना। चाकू देखे हो ना, चाकू को बिना यूज करके रखोगे तो फिर वो कभी वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग पड़ जाएगा, है ना, मोर्चे लग जाएगा, या फिर वो उसका जो धार है वो कम जाएगा। तो सिमिलरली मार्केट में भी रहते रहते ही लोगों का दिमाग खुलता है। सो यहाँ पर जो डील हो रहा था 2450 पर ग्राम करंट प्राइस है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट था कि दाम बढ़ेगा, इसको लग रहा है नंदन जी को कि दाम दाम बढ़ेगा नहीं, या तो यही रहेगा या फिर गिरेगा, इससे कम होगा। तो ये बंदा तुम्हारे बात पे राजी हो गया, मैंने डील नक्की कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करने में रेडी है। अब क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में रेडी है, अब नक्की कर लिए हैं, अब 3 महीने बाद ही पता लगेगा ना सर, जब एक्सपायरी डेट आएगा। तो एक्सपायरी डेट हमारे इसमें क्या है, 9 मार्च है। डील किए थे 9 दिसंबर को, और नक्की हो रहा है 9 मार्च को। तो 9 मार्च को जब नक्की हो रहा है, उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि आखिर में कौन जीता और कौन हारा। क्या धरनी? हाँ सर, सही तो। कौन जीता कौन हारा, अब सिनारियो वन, क्या क्या प्रोबेबल सिनारियो हो सकता है। वो भी हार सकता है, आप भी हार सकते हो, वो भी जीत सकता है, आप भी जीत सकते हो। ये विन सम गेम है, इसको जीरो सम गेम बोलते हैं, एक जीतते हैं एक हारते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जीत उसका होता है जिसका मार्केट सेंस सही रहता है। ठीक है, अब ये पूरा एकदम इंडिविजुअल डीलिंग की तरह ही, स्टॉक मार्केट में भी यही चीज होता है, जो भी आपको कुछ देर में समझाऊंगा। अब चीज क्या है सर, कि आपने, आप कौन हो, आप एबीसी ज्वेलर्स हो, पूर्णिमा का दुकान है एबीसी ज्वेलर्स, और नंदन जी का जो डीलिंग का नाम है वो है XYZ गोल्ड डीलर। ठीक है, ये नंदन जी का है, ठीक है, और ये पूर्णिमा जी का है। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मानो कि आप XYZ गोल्ड डीलर 2450 पर ग्राम में आपने खरीद लिए, ठीक है, आज के दाम पे, या आज का मार्केट प्राइस है मान के चलते हैं। अब फ्यूचर में अगर दाम बढ़ जाता है या गिर जाता है, अगर अब मानो देखो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, यहाँ पर बोला है कि 9 मार्च को जब आया तो दाम बढ़ गया, 2700 टका पर ग्राम हो गया। तो अब आप सोच लो सर कि कौन जीता, नंदन जी जीत गए। क्यों? क्योंकि नंदन जी को, नहीं नंदन जी नहीं जीता, आप जीते, हाँ दाम बढ़ गया, सॉरी सर, नंदन जी नहीं जीते, आप जीत गए। आपको जैसा लगा था कि दाम बढ़ जाएगा, वही हुआ है, और आप आज के डेट में नक्की कर दिए। तो आप देखो, आपका टोटल खर्चा पड़ा था 2450 टका करके, 15 kg गोल्ड को हिसाब लगाओ, 15 kg गोल्ड को 2450 में आपने नक्की कर दिया था, ठीक है। तो इसका टोटल दाम बढ़ जा रहा था 3.67 करके, देखो कैलकुलेटर हाथ में रखना सर हमेशा, करके देखो कितना है, 15 kg इंटू 2450 कितना होता है। कौन सा? हाँ सर, वो 1 ग्राम का दाम है, तो 1000 ग्राम में जितना होता है, ये 36 पॉइंट, ये देखो ना, 36,750 आया है, तो बेसिकली 3.6 करोड़ ही है। ठीक है, 3.6 करोड़ ही है, वही चीज आ गया सर। वो बेसिकली मैंने 1 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन किया, यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है सर, कहाँ से ला गया 3.67 करोड़। तो 3.67 करोड़ में आपने डील कर लिया, लेकिन अगर आज मानो कि आप ये डील ना करते, पॉइंट बी नोटेड, अगर आप ये डील ना करते, ठीक है, तो फिर आपको आज के दाम पे खरीदना पड़ता, तब 15 kg सोना को आपको 2700 टका में खरीदना पड़ता। ठीक है, स्टॉक मार्केट में यही चीज होता है सर। तो 15 kg सोना को अगर आप 2700 टका में खरीदने जाओगे, तो तुम्हारा खर्चा पड़ जाएगा 4.05। तो सिंपल बात है, क्योंकि तुमने पहले से डील करके रखा था, तो 4.05 करोड़ तुमको और देना नहीं पड़ रहा है, तुमने 3.67 में ही डील कर लिया था। तो अल्टीमेटली ये जो 38 लाख है, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, ये 38 लाख नंदन जी आपको पे करेगा। और नंदन जी जब ये डील करेगा स्टॉक मार्केट में, तो उसके डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में 38 लाख रुपया होना चाहिए। तो ब्रोकर जो है ना, जैसे आप स्टॉक्स हो, जीरोधा हो, ग्रो हो, मोतीलाल हो, जो भी ब्रोकिंग फर्म है, ये पूरा सेटलमेंट प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा। ये 38 लाख नंदन जी के अकाउंट से आपके अकाउंट में है, इनका लॉस होगा 38 लाख।
इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब आगे आगे और बताऊंगा। बट मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर जितना आगे बढ़ते जाओगे और मुश्किल में फंसते जाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली चीज होता है इसमें, फिजिकल सेटलमेंट होते हैं, कैश सेटलमेंट होते हैं, सब बताऊंगा धीरे धीरे। अच्छा, सिमिलरली एक्स वाई जेड गोल्ड डीलर का लॉस है 38 लाख का, नंदन जी लॉस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है सर, ठीक है। जो मार्केट को समझा वो जीता, जो मार्केट को नहीं समझ पाया वो लॉस खा। अब देखो सर, किसी का हार किसी का जीत तो होता रहता है ना। कोई हारेगा कोई जीतेगा, यही तो मार्केट का कॉन्सेप्ट है। अब जीतता वही है जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल माने मसल्स में, यहाँ पर दिमाग का खेल है, ठीक है। जो जितना दूर का सोच सकता है वो उतना दूर तक का खेल खेल पाएगा, जो जितना कम सोच सकता है उतना कम सोच पाएगा। इसके लिए आपको अपना मगज को, मगज माने दिमाग को, धीरे धीरे और उसको माने क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी बना बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग का फर्टिलिटी। वो सिर्फ वो, जैसे मानो पेड़ को पानी देने से वो बढ़ता है, इसलिए दिमाग को नॉलेज देने से ही दिमाग को, ठीक है। ये दिमाग का पानी है, जैसे आप लोग अभी क्लास कर रहे हो, क्या है, ये दिमाग में पानी देने की तरह है। डेली आओ पानी दो, दिमाग खुलेगा। और जितना जैसे जैसे आप पानी देना बंद कर दोगे, पेड़ को पेड़ क्या होगा, मर जाएगा। वैसे ही है, जैसे भाई आप लोग क्लास कर रहे हो, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी खुद का स्टडी कंटिन्यू करना है। जब पानी देना बंद कर दोगे दिमाग भी बंद हो जाएगा। ये ऐसा ही मार्केट है, तुमने कितना भी कोर्स कर लो सर, लेकिन खुद का स्टडी बंद कर दोगे तो फिर कोर्स कुछ नहीं कर सकता। तुम कितना भी महंगा पेड़ खरीद के लाओ और पेड़ में पानी देना बंद कर दो, देखो पेड़ का क्या होता है। कितना भी महंगा पेड़ हो, कितना भी कॉलम किया हो, कितना भी उसका चाइनीज हो, अमेरिकन पेड़ हो, वो नहीं रहेगा सर। लेकिन उसको तुम रेगुलर पानी देते जाओगे, उसका जितना जो जरूरत है देते जाओगे, वो बच जाएगा, बचेगा, फूलेगा, खिलेगा, फूल फल सब देगा। वही चीजें हैं, आप देते रहो, ठीक है। अच्छा, तो ये था एक सिनारियो। अच्छा, दूसरा चीज भी हो सकता था, जब नंदन जी जीत जाएगा और आप हार जाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे अगर दाम मानो 2-4, दाम गिर गया, ठीक है। तो दाम गिर गया तो फिर आपका लॉस हो जाएगा 3.67 करोड़, और ये देखो 3.075 करोड़ आज के मार्केट में चल रहा है, ठीक है। आज के मार्केट में 3.07075 करोड़ चल रहा है और आपने डील कर लिया था 3.67 पे। तो यहाँ पर नंदन जी खुश हो गए। अब आपको आपके अकाउंट में इतना, नंदन जी का इतना प्रॉफिट हो गया 59.59, आपका इतना, आपके अकाउंट से इतना पैसा चला जाए। अब रियल मार्केट में इतना इतना पैसे का जरूरत नहीं होता है, 10-20 हजार, 5 हजार, 6 हजार से भी काम चलता है। आगे आगे बताएंगे सर, ठीक है। हाँ, लाखों का भी खेल खेल सकते हैं, जिसके पास जितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक सिचुएशन भी हो सकता था जिसमें मार्केट में दाम जैसा था वैसा ही रह गया, उसमें किसी का प्रॉफिट नहीं है, किसी का लॉस नहीं है, इसमें सिर्फ ब्रोकर का फायदा है, इसमें सिर्फ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का फायदा है। हाँ? हाँ, वो निकल सकते हैं, वो फ्यूचर में पॉसिबल है, वही चीज समझाऊं। फॉरवर्ड है पॉसिबल, ये फॉरवर्ड में संभव नहीं है, ये फॉरवर्ड में, ये फॉरवर्ड मार्केट है। मैं समझाता हूँ, वो बोल रहा है कि सर मानो 3 महीने का डील है, ठीक है। ये जो गोल्ड का दाम हम लोग लेके चल रहे हैं, 9 दिसंबर का खेल चालू हुआ था, ठीक है। जो अपनी धरनी जी का क्वेश्चन है, तो धरनी का क्वेश्चन ये है कि 9 दिसंबर को सर 2450 है, और 9 मार्च, ठीक है, मानो ये 2023 में डील हुआ था, और 9 मार्च 24 में गोल्ड का प्राइस मानो 2700 हो गया, ठीक है। अब मानो आप इस केस में सही निकल रहे हो, तो आप 2700 तक वेट नहीं करना चाहते। मानो 2450 से दाम बढ़ गया 2550, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई इतना ही होगा। रियल स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दाम जैसे ही 2450 से 2550 हो गया, 100 रुपया का फायदा आपको हो गया ना, दाम बढ़ गया, ठीक है। अब धरनी जी ही पूछ रहे हैं कि सर क्या आप बीच में निकल सकते हैं, यानी कि बीच पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं क्या। सर ये जो मैं आपको अभी समझा रहा था, ये फॉरवर्ड मार्केट है, माने वो चाणक्य का जो फार्मिंग सेगमेंट है, वो कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड मार्केट में निकलने का जगह नहीं है, फॉरवर्ड मार्केट में लास्ट डेट तक जो होगा वो आपको रहना पड़ेगा, बीच में नहीं निकल सकते। लेकिन फ्यूचर मार्केट में निकल सकते। फ्यूचर जो है वो फॉरवर्ड उसका पुराना वर्जन है, यानी ये जो मैं आपको गोल्ड डीलिंग का या फिर इस सब चीजों का बता रहा हूँ, ये सब फॉरवर्ड मार्केट है। ये एग्रीमेंट आजकल भी चलता है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि ये चलता नहीं है, ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई सेबी नहीं होता है, इसमें कोई मार्केट बीएसई एनएसई का मैटर नहीं होता, कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता, इंडिविजुअल डीलिंग्स है, इंडिविजुअल डीलिंग्स है। फेस टू फेस सामने बैठ के डील करेंगे, नहीं होता है क्या? जैसे डीलर के साथ, गोल्ड डीलर के साथ नहीं करते। मेरा एक मौसा है, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो इसी तरह से काम करते हैं। वो सोना का मार्केट कितना नॉलेज रखते हैं, सोना बेच के उतना नहीं कमाते जितना सोना का फ्यूचर करके कमा लेते। मेरा रिलेटिव है, उनका उड़ीसा में सोना का दुकान है, वो इतना पैसा तो सिर्फ सोना का फ्यूचर प्राइस पे बेस करके लोगों के साथ डील करके कमा लेते हैं। उनको इतना नॉलेज है सोना मार्केट के बारे में। नहीं सर, कभी कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन चलता है, ये डिपेंड करता है, ये सीजन टू सीजन। आप सोना के गोल्ड रेट देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं। हाँ सर, ओवरऑल रेट बढ़ता है, लेकिन जो लोग डीलिंग करते हैं उनके लिए तो फ्लक्चुएशंस इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे मानो गोल्ड, ये कमोडिटी मार्केट का चीज है, जब इसके अलग बात होता है। ये देखो सर, बीच बीच में फ्लक्चुएशन होता गया ना, ठीक है, बीच बीच में फ्लक्चुएशन होता गया ना। ये कोलकाता मार्केट का रेट है, ऐसे हर मार्केट का अलग अलग चलता है। ये कोलकाता मार्केट का रेट है, कोलकाता गोल्ड का एक बहुत बड़ा हब है। गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस में कोलकाता पे ही कुछ कम नहीं है। बॉम्बे और गुजरात के साथ साथ कोलकाता मार्केट भी गोल्ड के लिए बहुत ही जाने जाते हैं सर। कोलकाता में गोल्ड का मार्केट सबसे बड़ा कहाँ है? बो बाजार। बो बाजार, बो बाजार में सोना का दुकान का पूरा लाइन है। बड़ा बाजार में तो हर चीज बिकता है, लेकिन बो बाजार इज द गोल्ड हब। बो बाजार माने जो कॉलेज स्ट्रीट, सियालदह से एक रास्ता सेंट्रल की तरफ जाएगा, वही वाला रास्ता है बो बाजार, बो बाजार स्ट्रीट बोलते हैं। ठीक है, जो भी हो छोड़ो। फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं हुआ सर? देखो, गिरा बड़ा हुआ है नहीं? हाँ, यही चीज बात कर रहे हैं। इसी गिरने पड़ने का कॉन्सेप्ट जिसको नॉलेज होगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो लोग तो गोल्ड में डील करते हैं रेगुलर बेसिस में, वो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अपना फायदा निकाल लेते हैं। इसके ऊपर आप लोग भी मार्केट भी कर सकते हो, मैं आपको करेंसी कमोडिटी के बारे में बता नहीं रहा था। ये देखो, इसके लिए भी एक मार्केट है, बोल देते हैं। जो लोग करेंसी कमोडिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी तो करेंसी का क्लास चल रहा है, कमोडिटी अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, जैसे करेंसी थोड़ा कंप्लीट करूंगा। सिमिलर डील आप यहाँ कर सकते हो, जैसे शेयर में होता है वैसा। देखो, ये देखो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसका शेयर मार्केट लिस्टेशन भी है, ठीक है। ये देखो, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे बीएसई एनएसई है, वैसे ही एमसीएक्स भी एक एक्सचेंज है जिसके थ्रू से कमोडिटी में ट्रेड होता है। और इवन एनआईएसएन का भी, इसलिए कमोडिटी ट्रेडिंग भी इतना पॉपुलर है, ठीक है। इसमें आप सिमिलर काइंड ऑफ फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये देखो, इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं, जिंक है, मेंथा ऑयल है, बहुत सारी चीज, नेचुरल गैस है, नेचुरल चीजें हैं। देखो, ये देखो, गोल्ड का प्राइस, हाँ, इसमें भी ट्रेड होता है। आपको ओरिजिनल गोल्ड खरीद के लाने का जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन होगा। आपके पास पेपर रहेगा कि कितने का गोल्ड आप ले रहे हो, कितने का गोल्ड आप दे रहे हो, कितना बाई कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, ये सारा चीज इसमें होता रहेगा, ठीक है। आगे बताएंगे, जब कमोडिटी क्लास करेंगे तब इसमें डिटेल्स एनालिसिस देंगे, ठीक है सर। बहुत जरूरी है, इसका भी एनालिसिस होता है। अच्छा, तो आई होप कि एक आइडिया लग गया सर फ्यूचर के बारे में। हाँ सर, ये फॉरवर्ड था, अब आज फ्यूचर के बारे में बात करेंगे सर, ठीक है। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट में डीलिंग होता है, सिमिलरली वहां पर भी डीलिंग होता है, बस एसेट चीज अलग है। माने तुम स्टॉक के बारे में जैसे सोचोगे, गोल्ड के बारे में सोच आपका अलग ही होगा ना। अलग होगा इन द सेंस, गोल्ड का अपना मार्केट कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का अपना मार्केट कॉन्सेप्ट है, तो वही सोच आपको सोचना है। बाकी टेक्निकल पैरामीटर सेम ही होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस में ना तो आपका प्रॉफिट है ना तो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसमें एक चीज हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू से करोगे, तो ब्रोकरी चार्जेस इसको भी देना पड़ेगा, ब्रोकरी चार्जेस आपको भी देना पड़ेगा, सेबी का चार्ज, वो तो प्रॉफिट में भी देना था, लॉस में भी देना है। तो मैंने बेसिकली इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान किसी को नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एक चार्जेस सबको देना। मैंने बेसिकली आपका जो टाइम है वो एक तरह से देखा जाए तो बेकार ही हुआ, लॉस नहीं हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ, बस ब्रोकर चार्ज लग गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो, मैं आपको लास्ट दिन यही समझा रहा था कि एक इस मार्केट में दो तरह का सेटलमेंट होता है, एक फिजिकल सेटलमेंट, एक कैश सेटलमेंट, ठीक है। फिजिकल सेटलमेंट माने
कि जैसे मानो नंदन के साथ पूर्णिमा कौन थे, एबीसी ज्वेलर का मालिक नंदन कौन थे, XYZ डीलर का मालिक, ठीक है। ये इंटरनेशनली ट्रेड माने गोल्ड को लाता था। अब इसमें दो तरह का खेल हो सकता है कि जिस दिन एक्सपायरी होता है, ठीक है, जिस दिन एक्सपायरी होता है एग्रीमेंट का, एक्सपायरी के दिन 15 kg गोल्ड बकायदा इनके पास रहना पड़ेगा। ये 15 kg गोल्ड आपको देगा, आप उसका पूरा का पूरा पैसा इनको देंगे फिजिकली, ठीक है। इसको फिजिकल सेटलमेंट कहते हैं कि 15 kg गोल्ड ओपन मार्केट से लेना है और बदले में 4.05 करोड़ आपको ये पे करेगा, और आप बदले में एबीसी को एबीसी टू रिसीव ऑन 3.67 करोड़ का वैल्यूएशन का चीज, यानी 3.67 वैल्यूएशन का चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन बदले में वो आपको 4.05 करोड़ पे करेगा, क्योंकि करंट मार्केट में तो दाम बढ़ गया है, वही प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ये पूरा सेटलमेंट अल्टीमेटली हिसाब 38 लाख का जो था वही रहेगा, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा सेटलमेंट गोल्ड 15 kg का दो और बदले में 4.05 करोड़ लो, इस तरह का चीज होगा। और कैश सेटलमेंट में क्या होगा, सिर्फ जो गैप है, जो डिफरेंसेस है वो, ठीक है, जैसे 38 लाख इनके केस में, 59 लाख उसके केस में था ना सर, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, वो सिर्फ कैश सेटलमेंट करेगा, उतना ही सिर्फ देना पड़ेगा, आपको कोई फिजिकल सेटलमेंट करने का जरूरत नहीं है। अब आगे आगे मैं आपको और चीज बताऊंगा कि फिजिकल सेटलमेंट कब कब करना पड़ता है और कैश सेटलमेंट कब कब करना, उसके लिए भी काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है। अब चलो मैं आपको फॉरवर्ड का आइडिया तो मिल गया, फॉरवर्ड का आइडिया तो आपको मिल गया, मैं अभी आपको फ्यूचर के बारे में लेके चलता हूँ। मैंने बेसिकली आप धीरे धीरे मैं आपको स्टॉक मार्केट में लेके आऊंगा। तो जो बात मैं आपको स्टार्टिंग में शुरू किया था कि स्टॉक मार्केट में क्या है सर, एक स्पॉट होता है, एक इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये इक्विटी डेरिवेटिव में ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि स्पॉट मार्केट के बेसिस में आप फ्यूचर मार्केट को या ऑप्शंस मार्केट को कैसे समझ सकते हो। अब चलो इसका एकदम बेसिक चीजें फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया भाई, चलो ये रहा सेकेंड पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आपको इतना देर से मैं चाणक्य का चीज समझा रहा था, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली आपके फेवर में या अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते, माने देयर इज नो सेबी एट ऑल, ठीक है। मैंने सेबी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली काम नहीं करता, ये पूरा इंडिविजुअल सेटलमेंट में चलता है। बाद में अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है ना, मानो कि आपको 38 लाख चाहिए था, ये नहीं दिया और भाग गया, अब आप जो कर सकते हो करो, लेकिन इसको सेटल करने के लिए आप किसी के पास जाओगे तो उतना इजीली आपको फैसला नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी कर सकते हो, लेकिन इससे फिर बहुत झमेला का बात है, ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए आज के डेट में, फ्यूचर करना चाहिए, समझ गए सर। फॉरवर्ड में कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट नहीं है उसका। करते हैं जिनका दम है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही लोग करते हैं, फिर भी भाग जाते हैं, फिर आप जाओ कोर्ट में जाओ, मेरा पैसा लेके चला गया, मेरा डील कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। लोग इसी तरह से फंसते हैं। फ्यूचर मार्केट फुल्ली स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, सेबी का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इसमें सेटलमेंट प्रोसेस, इसी को लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। ये देखो, फॉरवर्ड मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क माने वही कि एबीसी जिनके बीच में डील हो रहा था, बायर और सेलर के बीच में, वो बायर और सेलर के बीच में जिसका जितना प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, एंड इसी चीज को लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब, ठीक है, या फिर काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। काउंटर पार्टी माने आपके अपोजिट में जो है वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म नहीं करेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेगुलेटरी रिस्क, कोई रेगुलेटरी नहीं, and there is no SEBI, there is no NSE, there is no BSE, ये लोग नहीं है। अपने रिस्क में कर सकते हो तो करो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो देखो जितना हो सकता है, ये लॉयर वो लॉयर पकड़ के, ठीक है। इसीलिए सिंपल सजेशन है, जो करना है फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में ये सब रिस्क को कंट्रोल करने का पूरा माने इंतजाम है सर, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड रिजिडिटी ऑफ द ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर, समझाता हूँ सर, ठीक है। यही चीज धरनी जी पूछ रहे थे कि क्या मैं बीच से निकल सकता हूँ, ठीक है, वही
कि वहां पर आप बीच से नहीं निकल सकते, बट यहाँ पर आप निकल सकते हैं, ट्रांजिशन करने का मौका है, प्रॉफिट होने से आप निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग आके वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, थोड़ा समय दो सर। तो इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखे, वेर इन टू पार्टीज एग्रीड टू एक्सचेंज कैश फॉर गुड्स एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। ठीक है, we inspected the structure of the transaction and understood how the variations in price impact the parties involved। माने प्राइस का जो चेंजेस हुआ किस तरह से पार्टी को, किसी को फायदा दिया, किसी को लॉस दिया, और कैसे सेटलमेंट। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी हैड लिस्टेड 4 की रिस्क, है ना, डिफॉल्ट लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड रिजिडिटी ऑफ द ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो रिजिडिटी जो फॉरवर्ड मार्केट में था, वो प्रॉब्लम को फ्यूचर मार्केट में सॉल्व करने का कोशिश किया। Now point is, so from the previous chapter, one thing is quite clear. If you have a view on the price of an asset, माने asset माने जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आलू को लेके काम कर रहे थे, फार्मर का, फिर मैंने आपको गोल्ड के बारे में एक बातचीत किया, अभी धीरे धीरे मैं कहाँ चला जाऊंगा, स्टॉक इंडेक्स में बारे में बात करूंगा। मानो कि आपको लगता है कि अदानी का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, तो अदानी आपके लिए क्या होगा, एसेट। ठीक है, आपको लगता है रिलायंस का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग, कंपनी का फ्यूचर वीक है। तो अगर आपको किसी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग व्यू लगता है या किसी के बारे में वीक व्यू लगता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही है जो आप मार्केट में क्या करोगे डिसीजन लेना। ठीक जैसे गोल्ड डीलिंग के टाइम पे एबीसी और एक्सवाईजेड को अपना अपना फीलिंग्स लगा था, और जो सही निकला था वो अपना फायदा लेके निकल पड़ा था। वही चीज यहाँ पर भी है। इफ यू हैव अ व्यू ऑन द प्राइस ऑफ एन एसेट, यू कैन बेनिफिट सिग्निफिकेंटली बाय एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ऑल वन नीड्स टू डू इज टू फाइंड ए काउंटर पार्टी। तो उसके लिए क्या है, आपको काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी मैंने आपके ऑपोजिट में, मानो अगर आप बायर हो तो आपको सेलर चाहिए, अगर आप सेलर हो तो आपको बायर चाहिए। लेकिन यही चीज अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो आप फ्यूचर मार्केट में सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए एक्सचेंज है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। से फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होगा, आपको बस वहां पर आना है। कहाँ गया, मानो ये अपस्टॉक्स में मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, अदानी अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर 25 जनवरी, इसको बोलते हैं नियर मंथ फ्यूचर। तीन तीन था ना सर, ये देखो 3 मंथ का एक्सपायरी डेट है। जो सबसे नियरेस्ट है उसको नियर मंथ बोलते हैं, जो बीच में है उसे मिड मंथ का बोलते हैं। 3 एक्सपायरी होते हैं फ्यूचर का, और जो सबसे लास्ट में होते हैं इसे फार मंथ बोलते हैं। आप जितना दूर का सोच सकते हो सर, आप जितना दूर का सोच सकते हो, ये सोच धीरे धीरे बिल्ड होगा, हो जाएगा, बट इतना समझो कि आपके पास 3 लेवल का एक्सपायरी लेवल होते हैं। और करंट मार्केट प्राइस ये देखो, अंडरलाइन वैल्यू करेंटली मार्केट में अदानी का इंडेक्स फ्यूचर चल रहा है 20, ये अदानी नहीं, सॉरी सर, ये निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी का ये चल रहा है 21,529। ठीक है, लेकिन आप 25 जनवरी का देखो कितना बता रहे हैं, 584। इसका बता रहे 21, ये देखो, ये अंडरलाइन वैल्यू 21,543। ये चेंजेस क्यों है भाई, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन वैल्यू तो सेम ही रहना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए कुछ, अंडरलाइन वैल्यू तो सबका सेम ही है। माने आज के निफ्टी 50 आज कितना चल रहा है, यही चीज यहाँ पर बता रहा है, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन माने जिसके बेसिस में आप फ्यूचर डिसाइड करो। लेकिन फ्यूचर का 3 डेट है, एक 25 जनवरी का, एक 29 फरवरी का, एक 28 मार्च का। ये डेटा आपको डिफरेंट दिखेगा। अब आप जितना दूर का सोच सकते हो, नहीं प्रेडिक्ट नहीं है, ये कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन, कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन, इसमें समय लगेगा सर आते आते। पर करेंटली बस इतना, लेकिन देखो आप जब ट्रेड लोगे ना, आप बेसिकली फ्यूचर में जब ट्रेड लोगे तब आपके लिए ये वाला प्राइस बस देखने के लिए काम करें। ये करंट प्राइस कि भाई करेंटली इतना जा रहा है, और करंट मूवमेंट आपको हेल्प करता है इस पर्टिकुलर का मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर देख रहा था, अदानी कितना चल रहा है मार्केट में, 3067, 3067। ठीक है, अब मुझे अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर लेना है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, फ्यूचर चल रहा है, प्रेजेंट मार्केट चल रहा है 3054, फ्यूचर चल रहा है 25 जनवरी का 3067। ठीक है, तो ये जस्ट देखने के लिए है कि करेंटली क्या है। अब मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में ट्रेड लूंगा, तो जस्ट मैं इधर अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में जाऊंगा। तो अच्छा, इधर मेरा ये नहीं है, इसे इधर करता हूँ, चलो अदानी
अदानी एंटरप्राइज जनवरी फ्यूचर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मानो बाय करता हूँ। अब देखो नॉर्मल मार्केट में मैं एक से ज्यादा शेयर, मैंने एक ले सकता हूँ, दो भी ले सकता हूँ, तीन भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लॉट में लेना है। मिनिमम लॉट साइज एक लॉट में 300 क्वांटिटी लेना है, इससे कम नहीं होगा। वो अलग अलग शेयर का अलग अलग होता है। अदानी में जाना है तो 300 क्वांटिटी लेना होगा फ्यूचर में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बोल दिया, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इसका बोल दिया 300 लेना है। अब आप जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस के हिसाब से ले सकते हो, जैसे 3069। अब ये फ्यूचर प्राइस है, अब इसी में ट्रेड होगा। अब अगर आपको लगता है कि ये 3069 से आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट मार्केट पे डिपेंड करता है। मैंने अदानी का जो प्रेजेंट मार्केट है, जैसे कि अदानी का प्रेजेंट मार्केट कितना है? 3054। देखो सर, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट तभी कर सकते हो जब आप प्रेजेंट को समझ सकते हो। अगर ये चीज एकदम तय है सर, अगर अदानी एंटरप्राइज नॉर्मल नॉर्मल अदानी एंटरप्राइज पॉजिटिव है, तो फ्यूचर अदानी एंटरप्राइज भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव माने ये अगर ग्रो करेगा तो, जैसे ये 39 पॉइंट में मूव किया है ना आज, ठीक है। देखो ये भी 35 में मूव किया है। अगर ये 39 में गिर जाता तो शायद ये भी 39 में गिर जाता। इसलिए ट्रैक जब भी करना है, फ्यूचर में ट्रेड लेना है, लेकिन ट्रैक स्पॉट को करना है। स्पॉट के बेसिस में ही फ्यूचर काम करता है। यही चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तब से। ये एक प्रोडक्ट है, प्रेजेंट के बेसिस में फ्यूचर को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया गया, या फ्यूचर को एक प्रोडक्ट समझो, लेकिन इसका बेस जो है वो प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट में अदानी एंटरप्राइज का क्या परफॉर्मेंस होगा उसको अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, स्टॉक एनालिसिस करना पड़ता है, फिर जाके आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन इज एवरीथिंग। लेकिन हाँ एक चीज है, प्रेजेंट मार्केट में मानो अगर मैं नॉर्मल अदानी एंटरप्राइज परचेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे, देखो सर यहाँ पर सिंपल है, कोई 300 क्वांटिटी नहीं बता रहा है। मैं एक शेयर से भी ले सकता हूँ, दिख रहा है ना। मैं दो भी ले सकता हूँ, तीन भी ले सकता हूँ, चार भी ले सकता हूँ, 400 भी ले सकता हूँ, 4 लाख भी ले सकता हूँ, जितना तक एक्सचेंज मुझे अलाउ करेगा। एक्सचेंज कहीं कभार अलाउ, मानो कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको लगता है मैं पूरा अदानी को खरीद लूंगा, ठीक है। तो इन दैट केस नहीं हो सकता, आप कोई फॉरेनर हो, आपके पास बहुत पैसा है और आप चाहते हो कि आप अदानी को भी खरीद सकते हो, लेकिन सर वो खरीदने नहीं देगा। मार्केट ओपन है, बट नॉर्मली 50% से ज्यादा जिसके पास शेयर होल्डिंग होगा ना, वो कंट्रोल चला जाता है। तो मार्केट इतना बोका नहीं है कि किसी को भी दे दे। ठीक है, जब भी वो एक लिमिट सेट करके रखा है, उस लिमिट के बाद वो फ्रीज कर देगा, वो लेने नहीं देगा। ठीक है, वो लेने नहीं देगा। तो दैट्स ए डिफरेंट पार्ट, वो जरूरी नहीं है, जैसे समझाने के लिए बोला। आप हमारे लिए, हम लोग रिटेल लोगों के लिए, सर हम लोग 100 शेयर खरीद ले, 1000 शेयर खरीद ले, 1 लाख शेयर खरीद ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। कितना खरीदेगा इंसान? 10,000 का खरीदेगा, 10 लाख का खरीदेगा, 10 करोड़ का मैक्स टू मैक्स खरीदेगा। इंसान टू इंसान, सर आप 1000 पति हो, लाखपति हो, कोई करोड़पति है, कर सकता है। ठीक है, तो कर सकता है, क्या दिक्कत है? झुंझुन वाला, जैसे झुंझुन वाला या कोई भी करोड़पति ट्रेडर भी तो है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं, HNI, ठीक है। वो लोग करते हैं, करोड़ों में डील कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? जिसके पास है करेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन वो भी रिटेल है। तो पॉइंट इज दैट नॉर्मल मार्केट में हम लोग ऐसे 3 4 4 40 50 कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में अगर हमें करना है तो मिनिमम, किसी का भी फ्यूचर नहीं, फ्यूचर अलग अलग कंपनी का अलग होगा। चलो मैं, आपने पूछा तो दिखा देते। चलो ICICI का, ICICI बाई करें, 700 लेना है। और पर शेयर का प्राइस है 990। वो शेयर का जो फ्यूचर का दाम चलेगा उसी दाम पे लेना है। नहीं, ICICI का नॉर्मल मार्केट का दाम थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। सॉरी, ICICI, ये वाला, ये वाला ना। कितना दिख रहा है? 989। प्रेजेंट मार्केट 989 है, फ्यूचर मार्केट 999, 991 है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 टका का डिफरेंस चल रहा है।
1-2 रुपए का डिफरेंस चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आप जब नॉर्मल मार्केट में तो एक भी खरीद सकते हो, 100 भी खरीद सकते हो, बट फ्यूचर मार्केट में जितना क्वांटिटी बोलेगा उतना खरीदना है, लॉट में लेना है, क्योंकि यही एक्चुअली बोला ना, जल्दी बड़ा होना है, ठीक है जल्दी पैसा कमाना है, तो फ्यूचर मार्केट, ये जो मार्केट चलता है वो मार्केट फ्यूचर ऑप्शन में ही ज्यादा चलता है। जल्दी नहीं सर, देखो नेगेटिव सोच इंसान को नेगेटिव ही बनाता है। ऑब्वियसली रिस्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी आएगा। देखो सर, अभी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी एकदम तुरंत जाके चालू हो जाओ फ्यूचर, ठीक है। ये आप लोगों को जानना है, आगे जाके आप क्लाइंट को भी ट्रेड करा सकते हो, ठीक है, जिनके पास है वो तो कर ही सकता है, तो आपको जानना तो है सर। अब ये 700 बोला, इसको अदानी में हम लोग देख रहे थे, उसमें 300 शेयर था, लेकिन करीब 5 लाख या 3 लाख, 5 लाख का चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो 97,000 में कर सकते, 1 लाख में कर सकते इसका। हाँ, पर शेयर का दाम ज्यादा था। वेरी गुड सर, ठीक है। अब चलो, ये सब तो आपको समझ में आ जाएगा सर, ये सब में कुछ नहीं है, ये सब समझ में आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। मेन फंडा जो है कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, वही मेन फंडा है, जिसमें जो जो बोरिंग सा लगता है, ठीक है, जो बोरिंग सा लगता है, जो इसका बैकग्राउंड है, उसी में समय देना पड़ता है। जो चीज जितना बोरिंग होता है ना, वही चीज काम का चीज होता है, ये चीज ध्यान रखना। जो जितना अट्रैक्टिव होता है वो काम का कभी नहीं होता। सुनने में खराब लग रहा है, बट आप जिंदगी में मिला लेना मेरा बात नहीं सर, ये तो दुनिया में बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं, अट्रैक्टिव चीजों से बच के रहना रे बाबा, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। मतलब सर, कहना क्या चाहते हो? समझदारों को इशारा काफी है। समझदारों को इशारा काफी होता है सर। अब ज्यादा नहीं, बहुत देर से ना ये ऑनलाइन वाले को मैं पूछा ही नहीं कौन कौन है। देवो एंड औरित, देवो ऑफिस में होते हैं इसलिए ज्यादा पूछते नहीं है। औरित बोल, हाँ सर। বুঝতে পারছিস তো? ওকে স্যার, বোঝাচ্ছেন আর কোথায়, শুধু তো গল্প दिच्छेन। अच्छा, चलो सर, चलो। नहीं सर, एक्चुअली जो लोग अभी फर्स्ट टाइम मार्केट को देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा बताना पड़ जाता है। धीरे धीरे वो लोग भी आदत हो जाएगा ना। आप लोग जैसे बहुत जानते हो बोल के आप लोगों को लग रहा है कि सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। হ্যালো স্যার, हाँ बोलो सर। বলছি আপনি বললেন না ফিউচার মার্কেটে মানে প্রফিট হয়ে গেলে পজিশন ক্লোজ করা যেতে পারে हम्म, তখন বল তো বল, हाँ আমার বल। ওই পজিশন ক্লোজ করে তখন আমার জায়গায় কেউ আর কি করবে না তোর এই পুরো জায়গায় অন্য কন্ট্রাক্টটা কেউ, ক্লোজ হয়ে যাবে तो ना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा ना, गुड क्वेश्चन। जैसे वो बीच में बोला था ना कि अगर मैं बीच में निकलना चाहता हूँ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज हो जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक चलता है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होता है किसी ট্রান্সফার और হয়ে को। যাবে আচ্ছা पैसा मिलेगा, वो सेटलमेंट मार्केट करेगा। जैसे मानो धरनी को लगता है बीच से निकलना है, तो वो सेल करके निकलना चाहता है, बट मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी दम है, मैं आ जाऊंगा, मैं बाय कर लूंगा इनसे, इनका जो भी फायदा है वो लेके चला जाएगा। जैसे मानो एक जमीन है, चलो आप लोगों को स्टॉक में से अजीब सा लग रहा है, एक जमीन है, मानो मानो धरनी ने गेस्टोपुर वीआईपी के सामने एक लैंड खरीद कर रखा था 5 साल पहले, ठीक है धरनी। तब उस टाइम पे जब तब मानो गेस्टोपुर में डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं था, एकदम बेकार था, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस टाइम पे मानो 1 कट्ठा जमीन धरनी ने 10 लाख में लिया था, ठीक है, 10 लाख में लेके रखा था। अब 5 साल हो गया, आसपास में काफी डेवलपमेंट हुआ, मेट्रो प्रोजेक्ट भी आने वाला है, ठीक है, ऐसा खबर आ गया। और 1 कट्ठा माने जैसे जितना ये बिल्डिंग जितने जगह में है अप्रोक्स, ठीक है। एक 5 स्टोरेड बिल्डिंग ऑन एन एवरेज 2 BHK ओवरऑल जितने जगह में बनता है वो 1 कट्ठा जमीन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब जमीन नहीं था, 5-10 साल पुराना बात है, एग्जाम्पल है। मानो 10 लाख में उसको मिला था, अब 5 साल बीता, अब धरनी को लग रहा है कि ये जमीन 20 लाख का दाम चल रहा है, ठीक है। धरनी को लग रहा है कि बहुत हो गया, डबल हो गया, उसका मार्केट सेंस जितना जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो 5-7 साल में डबल हो गया, बेच के निकलते हैं, क्या पता आगे दाम ना मिले, और या फिर हो सकता है कि उसको पैसा का बहुत जरूरत है, ठीक है, उसको पैसे का जरूरत है, तो वो 10 लाख का जमीन 20 लाख में बेच के निकलना चाहता है। अब मैं बेसिकली मैं भी एक डीलर हूँ,
जैसे वो भी जमीन में डील करते हैं, मैं भी जमीन में डील करता हूँ, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये जमीन अगर 20 लाख पे भी लेता हूँ ना, तो भी इसमें मुझे और ज्यादा दाम मिलेगा, तो मैं उससे 20 लाख नहीं खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जमीन 20 लाख नहीं, ये जमीन 30 लाख देने वाला है। जो धर्मी को नहीं समझ आ रहा था, मुझे समझ आ रहा नहीं था। हाँ, नहीं, मैं अपने जरूरत के लिए नहीं लिया, नहीं उनको जरूरत है इसलिए बेचा, ठीक है। या फिर मानो कि वो जरूरत नहीं, वो भी ट्रेडर है, वो भी डीलिंग ही करता है, उसको लग रहा था कि इससे ज्यादा दाम नहीं होगा, उसको डबल हो गया, उसका टारगेट अचीव हो गया, उसको और नहीं रहना है, वो निकलना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जमीन में अब भी दम है, तो मैं खरीदूंगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे मेट्रो लाइन आ जाएगा, मुझे पता है कि ये 30 लाख में भी बिक जाएगा। ये फुल्ली डिपेंड करता है मेरे मार्केट सेंस पे, और मेरा मार्केट सेंस धोखा दिया तो फिर मैं गया, और क्या। तो यही चीज स्टॉक मार्केट में भी सिमिलर होता है। ये जो बोलता है ना स्टॉक में अभी भी ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है, अरे ये जो स्टॉक में ग्रोथ है कि नहीं, जब मार्केट में एक शेयर में ट्रेंड आ जाता है, तो वो शेयर कितना दूर तक जा सकता है, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर इंसान स्टॉक के बारे में क्या सोच रखता है उसके ऊपर। बोल कौन सा शेयर? क्यूपिड। चलो क्यूपिड, चलो उसने एक शेयर का नाम बोला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, गुड शेयर। ये मैं लास्ट वीक बताया था ना, वो जो लिस्ट था उसमें भी था। ये कंपनी है, क्या करता है? ओ अच्छा, वो कॉन्ट्रासेप्टिव चीज बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या चाहिए? हाँ हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव चीज बनाते हैं, जैसे मैनफोर्स भी तो उसी से मार्केट बना है, ठीक है। हंसने का क्या है? ये देखो सर, ये शेयर पैटर्न तो बीच बीच में गायब भी हो गया इसका, ठीक है। ये वाला शेयर डेटा भी पूरा पूरी दे नहीं रहा है। हाँ, ये कैंडल है, लेकिन इसका प्रॉपर कैंडल बना नहीं है, अच्छा इसको ऑब्स्ट्रक्स में बोलते हैं। हम्म। Beta 2.2 এটা एनडीसी पे আছে নাকি क्यूपिड का फ्यूचर देखना पड़ेगा। एनडीसी पे नहीं और फ्यूचर के बैंक को दिसूंगा सब कोई फ्यूचर में डील नहीं कर पाता, अगर एक्सचेंज परमिशन नहीं देता है तो। कंडीशन ये देखो, इसका ट्रेंड देखो सर, बना ही है, चले जा रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गया है सर, अभी कितना चल रहा था? 900 টাকা 800 আপনি তো মানে বেশি দূর যেতে হবে না চুলাই চলে আসলে ये देखो 800 गायब है, मैंने सब गैप अप दिया है, इसको गैप अप बोलते हैं, गायब नहीं है, ठीक है। गैप जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव बाई होता है, ठीक है, वो उसमें शेयर हमेशा गैप अप देता रहता है, टेक्निकल का बातें करूंगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 967 से ये लास्ट कितने दिन में, 1-2 महीने में अभी 1520 में चला गया, यानी 600 टका के ऊपर चला गया कुछ दिनों के अंदर, 1 मास भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कई बार ट्रेंड अगर किसी को समझ में आता है तो फिर होता है, शेयर में ग्रोथ देखने को मिलता है, ऐसे बहुत देखने को मिलेगा सर, ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा चलो, अब चलो समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे फ्यूचर मार्केट क्या है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर एग्रीमेंट क्या है सर? फॉरवर्ड एग्रीमेंट का एक इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट इज रिटन द कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर फॉर ए फॉरवर्ड मार्केट। कोर ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर में एकदम पूरा उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जैसे मानो of an old generation car was just to transport you from point A to point B, लेकिन न्यू जनरेशन कार क्या है, इम्प्रोवाइज सेफ्टी फीचर के साथ आते हैं, उसमें एयर बैग्स है, सीट बेल्ट्स है, एबीएस है, पावर स्टीयरिंग है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो सारा का सारा जो सेफ्टी फीचर है आपको मिल जाता है, ठीक है। बीच में निकलना है निकल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है वैलिड कर लो, ठीक है, जो करना है कर। तो इसको समझने के लिए ना हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग वहां पर गोल्ड ज्वेलर का एग्जाम्पल दिए थे, इसको हम लोग कुछ और एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग कहाँ चल जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग स्टॉक में एंटर कर लेंगे। सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो क्या कहानी क्या बताया, मैं अभी थोड़ा देख लेता हूँ। As we know that the core transactional structure of the future and forward is the same, I guess it makes a sense to look at the futures of the distinguish the future from the forward.
तो रिकॉल इन द एग्जांपल जो हम लोग ज्वेलर्स का बनाए थे XYZ और ABC का, a certain quantity of gold at a certain point in the future, है ना? तो now imagine this, what if ABC found it really hard to find XYZ as a counterparty to the agreement? और अगर ABC को लगता है कि XYZ एक अच्छा काउंटर पार्टी नहीं है, and under such circumstances, though ABC has a certain view on gold and is also willing to enter into a financial agreement, they would be left helpless simply because there is no counterparty to take the opposite side of the agreement. and आपको लग रहा है कि आपका व्यू सही है पर आपको कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं मिल रहा है, या फिर इसको लग रहा है कि मेरा व्यू सही है पर उसको कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं मिल रहा है। तो जब किसी को ऑपोजिट पार्टी नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा डील कर ही नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको बताया जा रहा है कि भाई आप फ्यूचर मार्केट में आओ, आपको एक्सचेंज का काम है, आपको पार्टी जुगाड़ करके देगा, मार्केट खुद से देगा, आपको अलग से नहीं ढूंढना है। आपका काउंटर पार्टी कौन बनेगा, या आपको जैसे मानो आप फ्यूचर बाई करोगे तो कोई ना कोई है जो सेल कर देगा, ठीक है, इसीलिए ब्रोकर अपना चार्जेस वगैरह लेता है, तो वो ढूंढ के देगा, काउंटर पार्टी ढूंढ के देने का काम उनका होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग फॉरवर्ड मार्केट छोड़ के फ्यूचर मार्केट में। तो अब इसमें फ्यूचर मार्केट इसका सबसे बड़ा क्या है, ये हाईली रेगुलेटेड है। इसमें कौन है, सेबी है, ठीक है। फॉरवर्ड और फ्यूचर का एक बेसिक डिफरेंस दिया है। फॉरवर्ड मार्केट का दूसरा नाम है OTC, ओवर द काउंटर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन द एक्सचेंज, एक्सचेंज माने BSE NSE। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कस्टमाइज, फॉरवर्ड में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड। कस्टमाइज 300 लॉट, एक लॉट में 300 बोलेगा तो 300, 700 बोलेगा तो 700, आप अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी हाई काउंटर पार्टी रिस्क, इसमें काउंटर पार्टी रिस्क हाई होते हैं, मैंने काउंटर पार्टी मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर काउंटर पार्टी किसी भी तरह से आपको मिल जाएगा, वो देखने का काम एक्सचेंज का है। ये रेगुलेटेड नहीं है, ये सेबी रेगुलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, यहाँ पर ट्रांसफरेबल है, इसीलिए आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। आपको आज डील करना है, कल आपको लगता है मुझे निकलना है तो आप निकल के जा सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और ले लेगा, जो सवाल मुझे औरित ने भी पूछा था। टाइम बाउंड तो जस्ट वन टाइम फ्रेम, इसका एक ही टाइम फ्रेम होता है, इसमें आपको वेरियस टाइम फ्रेम मिलता है। फ्यूचर में तो 3 है, ऑप्शंस में आपको वीकली भी मिलता है, ठीक है। सेटलमेंट इज फ्लेक्सिबल, फिजिकल भी है कैश भी है, ये नॉर्मली कैश सेटल होते हैं, किसी किसी केस में फिजिकल यहाँ पर भी आजकल न्यूली चालू हुआ है, वो मैं आपको आगे आगे समझ में आया सर। फ्यूचर का और फॉरवर्ड का बेसिक डिस्टर्ब हो गया क्या, वो बच्चा लोग स्कूल का क्या ऐसी का, इसका एक ब्रांच बांगुर में भी है, वेदांत एकेडमी, वही से ब्रांच का, आप जानते हो वेदांत एकेडमी बांगुर का। देखो, तो फ्यूचर ट्रेड करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ पर लॉट साइज होता है, जो आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ये सब बात जस्ट मैं अभी दिखाया ना, एक लॉट साइज होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैंने बेसिकली जैसे हम लोग गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट देखे थे, वहां पर क्या था कि अगर 2450 करके गोल्ड का प्राइस था और 15 kg गोल्ड आपको लेना था, तो 15 kg इंटू 2450 है ना, इस तरह से मैंने 1000 ग्राम का जितना होगा उस हिसाब से। तो सिमिलरली हम लोग अगर इसको स्टॉक मार्केट के एंगल से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज एकदम क्लियर है, सिंपल है। जैसे मानो मुझे क्या लेना है, निफ्टी लेना है, चलो निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है ना सर, निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स करना है तो म्यूचुअल फंड का तो ये जो निफ्टी 20 वगैरह है वो अलग है, ठीक है, वो निफ्टी 20 वगैरह अलग चीज है सर, वो एक्चुअली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, ETF कहते हैं इसको, इसके बारे में बाद में बात करो, खिचड़ी नहीं पकाना है, बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, सारा चीज एक साथ नहीं, वो ETF होते हैं, ETF अलग चीज है, मैं आगे बताऊंगा। वो फंड है, मार्केट में ट्रेड होता है, वो म्यूचुअल फंड है, उसके साथ मार्केट का डायरेक्ट कोई कनेक्शन उस तरह से नहीं है। माने प्योर मार्केट में निफ्टी आता है, निफ्टी फ्यूचर आता है, निफ्टी ऑप्शन आता है, वो प्योर मार्केट के अंदर है, और जो फंड मार्केट में ट्रेड होता है वो अलग चीज है, ठीक है। आपको जस्ट मैं निफ्टी 50 का फ्यूचर बता रहा हूँ, मानो कि निफ्टी फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर, फरवरी फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, ये मेनली 3 है, ठीक है। अब मुझे मानो कि आपको खरीदना है निफ्टी फ्यूचर, सबसे ज्यादा लोग निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं फ्यूचर में, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली ये 50 है,
निफ्टी 50 भी है और मिनिमम क्वांटिटी भी 50 है। अब इसके अंदर एक्चुअली ये जो निफ्टी 50 का वैल्यू कहाँ से आया, निफ्टी 50 का जो टोटल शेयर्स है उसको मिला के। लेकिन आप ये ना समझे कि शेयर का दाम जोड़ जोड़ के हुआ है, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 में जितना शेयर है सबको जोड़ोगे तो निफ्टी 50 आएगा। नो सर, ये वेटेज बेसिस में होता है। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा बेसिक क्लास में। ठीक है, बेसिक नहीं, इसी में सिखाऊंगा, इसी में सिखाऊंगा कि कैसे निफ्टी बनता है। নিফটি কিভাবে তৈরি হয় আমি শেখাবো। ठीक है ना, মনে করো তবে না আমি ঠিক করা আছে, सब सिलेबस का पार्ट है, सब सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो बस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या होता है नहीं होता है, इनिशियल लेवल में है। तो मानो यहाँ पर मिनिमम कितना शेयर मिलेगा आपको, 50। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से फिक्स है। कितना पैसा चाहिए, 1,08,96। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो कितना हो जाता है, 21,595 इंटू 50 करके देखो। 21,595 इंटू 50 सर 10 लाख है, 10,79,750। ठीक है, और अगर कोई इसको कैश मार्केट में सोचता, ऐसे तो कैश मार्केट में होता नहीं है। कैश मार्केट माने जो नॉर्मल मार्केट है, उसे कैश भी कहते हैं, उसे स्पॉट भी कहते हैं, याद रखना सर। हाँ, कैश में होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 10,79,000 का। ठीक है, 10,79,000 का ट्रेड लेने के लिए आपको 10,79,000 नहीं जमा करना है, आपको बस 1,08,96 जमा करना। ये लिवरेज बोलते हैं इसको, इसके लिवरेज बोलते हैं। ब्रोकिंग फर्म आपको देता है, ट्रेडिंग इसीलिए तो लोग करते हैं। ट्रेडिंग में आपको पूरा पैसा देना नहीं होता है, आप मार्जिन में ट्रेड कर सकते हो, पूरा देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। इसमें जो लाभ होगा तो देखो सर, सिंपल बात है, 21,594 अभी दाम चल रहा है। मानो कि अभी आप इसमें बाई करते हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि निफ्टी ग्रो करेगा। सिंपल बाई कर रहा हो तो ग्रो करेगा बोल के ही बाई करूंगा, अदरवाइज सेल भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। मैंने आप स्टार्टिंग में सेल भी कर सकते हो, ठीक है, वो अलग चीज है, आगे आगे आते नहीं तो फिर से खिचड़ी पकेगा। तो 21,594.5 अभी दाम चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये 21,600 जाएगा। ठीक है, कितना लॉट है, 50 का। तो अगर ये 594 से 600 जाएगा तो कितना लग रहा है, 6%। तो 6% माने कितना, 6 इंटू 50 कितना होता है, 300%। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। आपका जमा कितना है, 1,08,96। ठीक है, तो अगर आप जैसे आपका 6% प्रॉफिट हो जाता है ना, आप 1,08,96 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, आपने ट्रेड ले लिया। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपने प्रॉफिट किया तो 300% ऐड कर देगा। किससे लेके, जिनके साथ आपका डील हुआ था। किसके साथ डील हुआ था, उसके लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप बाई करोगे ना तो ऑपोजिट साइड में सेलर होगा तो ही जाके ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कोई ना कोई है जो आपका उल्टा सोचता है, जिसको सेल करो। आप अगर सोच रहे हो कि 21,600 में मुझे, देखो चला गया बोलते बोलते, 21,600 बोलते बोलते आ गया, 6 पॉइंट मूव कर गया। वो अप डाउन हो रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है ना, साइडवेज तो ठीक है। अब इसको समझने का तरीका है कि क्यों ग्रो करेगा नहीं करेगा, वो हम लोग टेक्निकल पे समझेंगे। टेक्निकल वही समझाता है कि ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, जो मंगलवार वाला क्लास हम लोगों को हेल्प करता है ना। क्वेश्चन ये कि अगर 21,600 पे जाता है तो मैं फायदा किया 300%। अब ये 300% आपके अकाउंट में 1,08,96 था, इसके साथ 300% ऐड हो जाएगा। हाँ, कुछ चार्जेस होगा, ब्रोकिंग चार्जेस, वो काटेगा। मानो कि इसमें से मानो 50% एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मानो ब्रोकिंग चार्जेस है, ऐसे ब्रोकिंग चार्जेस का कैलकुलेटर होता है, वो बता देता है। पहले 300 ऐड करेगा, फिर बाद में चार्जेस बोल के काटेगा। और अगर बोलो, कुछ नहीं करना है, तो उसको फिर कैलकुलेट, आपको पता होना चाहिए ना कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और अगर लॉस हो गया तो 1 लाख
ये जो 1 लाख में से आपसे काट लेगा, उसका कुछ नहीं। इसका कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो आपने सवाल किया था ना कि सर 10 लाख का चीज मुझे 1 लाख में दे रहा है, तो फिर क्यों कैसे दे पा रहा है? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो ट्रेड करोगे और ट्रेड का जितना सेटलमेंट है वो मार्जिन के अंदर से उनको मिल जाता है सेटलमेंट करने के, उतना होना चाहिए। इसमें मार्जिन भी दो तरह का होगा, स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो मार्जिन से ही आपका सेटलमेंट करेगा, तो उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट को कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, तो देख रहा है वो सिर्फ लेवरेज के लिए करता है कि भाई जैसे 10 लाख का 1 लाख कितना होगा, 10%, 10 टाइम्स मतलब 10%, मतलब 10% में आप खेल सकते, वैल्यू वही है, आपको पूरा नहीं देना है। लेकिन नॉर्मल मार्केट में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल मार्केट में जितना कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा वैल्यू देना पड़ता है ना सर। इंट्राडे में थोड़ा सा कम देना पड़ता है, बट अगर आप डिलीवरी, हाँ नहीं फॉरवर्ड नहीं, नॉर्मल स्पॉट मार्केट, जैसे मानो अगर निफ्टी तो नॉर्मली नहीं खरीद पाएंगे, मुझे कोई अगर शेयर खरीदना है, से फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं अगर रिलायंस को नॉर्मल मार्केट में परचेज करना चाहता हूँ, रिलायंस बाय करूंगा, तो रिलायंस का जैसे मानो ये एक शेयर है, एक शेयर का कितना दाम है 2591, मुझे पूरा का पूरा ही देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ ये जो मैं आपको दिखा रहा था फ्यूचर में था, लेकिन अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर खरीदना चाहूंगा तो मेरे को देखो कुछ अलग दिखाएगा, सब बेटर सब है, सब अलग अलग एसेट है। मानो आपको जनवरी का फ्यूचर लेना है, देखो कितना लेना है, कम से कम 250 फिक्स कर दिया, मार्जिन 92 होना चाहिए, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने का है 295594 इंटू 250, हिसाब करके देखो कितना होता है, 6,48,500। इतना टोटल वैल्यू का चीज आप सिर्फ 92,000 में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन सर फ्यूचर या ऑप्शंस में एक्सपर्टीज ना होने पे आप मुश्किल में पड़ सकते हो, नॉर्मल मार्केट में वो मुश्किल कम है। इसीलिए स्टार्टिंग में आप लोग हमेशा नॉर्मल मार्केट में पहले अपना हाथ पकाओ, धीरे धीरे जैसे एक्सपर्टीज बढ़ेगा फिर फ्यूचर में ऑप्शंस में आओ। जिसको नॉर्मल मार्केट समझ में नहीं आता वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, क्योंकि आगे जाके आप लोग को इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम देना है, मार्केट में जॉब करना है, तो मुझे तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को पर्सनल एक सजेशन दे रहे हैं कि जब तक नॉर्मल मार्केट में आप ग्रिप नहीं बना पाते प्रॉपरली, तब तक आप फ्यूचर ऑप्शंस को थोड़ा दूरी रखिए, नहीं तो क्या है ना काफी लॉस खा जाओगे, फिर मार्केट को ही बदनाम करो, ठीक है। तो बदनाम करने से पहले खुद का भी तो स्किल चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये था सर फ्यूचर मार्केट का एक बेसिक आइडिया। लेकिन सर मैंने आपको अभी तक ये नहीं सिखा पाया कि आखिर फ्यूचर ट्रेड करने का तौर तरीका क्या है, मैं कब सेल करूं कब बाय करूं, इसका जो है ये सिस्टम मैं अभी तक नहीं बताया, ये सिस्टम मैं कल के क्लास में बताऊं, ठीक है, कि फ्यूचर ट्रेड होता कैसे, ठीक है। समझ में आया सर? देबो और एक বোঝা গেছে? हाँ सर बोलो। ओके सर, अभी बेसिक चल रहा है सर, 2-3 दिन और लगेगा ना बेसिक बात करते करते, ठीक है। जो लोग कुछ नहीं जानते उनको तो बताना ही पड़ेगा मुझे, और जब मैं ज्यादा एडवांस बोलता हूँ तब आप लोग बोलते हो सर बेसिक कब कराओगे, तो जब बेसिक में थोड़ा धीमा धीमा चलता हूँ तब बोलता है सर एडवांस में कब जाओगे। धरनी के मन में ऐसा ही चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है, फिर बाय, कल मिलते हैं। हाँ बोल दे वो। হ্যাঁ বলছি স্যার এই ভিডিওগুলো এডিট করলে একটু পাঠিয়ে দেবেন না স্যার? আমি কারণ ভিডিওগুলো এ করে পাঠিয়ে দেবো, আচ্ছা ঠিক আছে আমি পাঠাবো, ভিডিওগুলো আপলোড করতে হবে, আমি একটু আপলোড করে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে স্যার। সব পাঠিয়ে দেবো, স্যার সবই বলছি পেয়ে আগে যাবে। দুটো ক্লাসে ভিডিও পাঠিয়ে দেবেন। কারণ হ্যাঁ অরিত বল। ক্লাসের গ্যাপ চলে যায় তো তাই জন্য প্রবলেম। আগে দুটো আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ অরিত কি বলছিস? এই প্রিভিয়াস দুটো ক্লাসের ভিডিও পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আগে দুটো আছে করতে পাঠিয়ে দেবো, পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে।